नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा दृष्टि पर, जो रखता है परीक्षाओं पर पैनी नजर। आज हम सभी लोगों ने एक नए टॉपिक का चुनाव किया है और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न मिल ही जाता है। और वो टॉपिक हमारा आज का है भारत परिषद अधिनियम। इस भारत परिषद अधिनियम के विषय में आज हम सभी लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे इसके विषय में कि ये भारत परिषद अधिनियम क्या है और ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। चलिए, तो भारत परिषद अधिनियम के विषय में थोड़ा सा ये जानेंगे कि 1 नवंबर 1858 को जब रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया और प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से पढ़ा गया, तो यहां इस घोषणा पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो प्रशासनिक क्षमता थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सीधे दे दी गई किसको? ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। तो यहां से 1861 के विषय में जो जानकारियां हैं उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करते हैं और देखेंगे कि यह भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 क्या और क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी हमें क्यों रखनी चाहिए। रानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के बाद यह अधिनियम लाया गया था। इसके माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसके माध्यम से वायसराय की, चूंकि 1858 एक्ट के बाद ही गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसके माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और इसमें एक पांचवा सदस्य, चूंकि इसके पहले 4 सदस्य थे, इसमें एक पांचवा सदस्य और भी लाया जाता है। और ये जो पांचवा सदस्य था वह मूल रूप से क्या होता था? विधिवेत्ता होता था। क्या बनाया गया? अनिवार्यता उसकी रखी गई कि वह व्यक्ति क्या होगा? विधिवेत्ता होगा। दूसरा तथ्य इसका है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की इजाजत दी गई, लेकिन इस कानून बनाने की जो शक्ति थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की जो शक्ति दी गई थी, इस शक्ति पर वायसराय जो था उसकी अनुमति लेना अनिवार्य था। और यह क्यों किया गया था? क्योंकि कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की जो इजाजत दी गई थी ताकि वह अधिक सरलता से कार्य कर सकें, अपनी मंशा और कानून के विषय में जानकारियां दे सकें। ठीक है, फिर इसी के माध्यम से कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ भी किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया और साथ ही साथ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी नींव पड़ी। यहां पर देखना होगा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी नींव कहां से पड़ी थी? इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यह पूछा जा सकता है कि विभागीय प्रणाली का आरंभ किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो 1861 एक्ट के द्वारा, 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? तो इसी 1861 भारत परिषद एक्ट के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसी की नींव पड़ी थी। दूसरी बात, कानून निर्माण हेतु, कानून के निर्माण के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो न्यूनतम सदस्य थे, न्यूनतम 6 या फिर अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। वायसराय कानून निर्माण के लिए अपनी कार्यकारिणी में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। इसके आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इसके आधे सदस्य क्या थे? गैर सरकारी होते थे। अतः ऐसी व्यवस्था कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के लिए एक उम्मीद लेकर आई थी कि भारत के लोग भी इसमें क्या होंगे? सम्मिलित होंगे, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य जो हैं वो गैर सरकारी, चूंकि अब गैर सरकारी में मनोनयन ही होता था, लेकिन ये गैर सरकारी कोई विधिवेत्ता भी हो सकता था, बड़ा विचारक भी हो सकता था, लेकिन जो सरकारी लोग थे वो मूलतः अंग्रेज ही थे। इस नाते भारतीयों की गुंजाइश, उम्मीद यहां पर बढ़ी। इस एक्ट के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने की उम्मीद बढ़ी और भारतीय जब रहेंगे तभी तो भारतीयों के लिए कानून की व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखते हैं। इसी एक्ट के माध्यम से
इसी एक्ट के माध्यम से बंबई एवं मद्रास प्रांतों की विधि निर्माण एवं उनमें संशोधन का पुनः अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से 1861 भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि अर्थात कानून निर्माण का और उनमें संशोधन करने का पुनः अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक बाध्यता रखी गई कि ये जो कानून है, इन कानूनों को तभी पूर्ण रूप से मान्य माना जाएगा, ये कानून तभी मान्य होंगे जब वह वायसराय द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लें, अर्थात वायसराय की संस्तुति अनिवार्य थी। वायसराय की संस्तुति पर ही बंबई और मद्रास प्रांतों के विधि निर्माण और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया का अधिकार जो दिया गया था, उस पर मुहर कौन लगाएगा? उस पर मुहर लगाएगा वायसराय ही लगाएगा। दूसरी बात, इसी एक्ट से संकटकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किंतु यह अध्यादेश 6 माह के लिए ही कार्य करेगा। अब देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रारंभ में कहां से प्राप्त हुई? तो आप 1861 भारत परिषद अधिनियम के जड़ में पहुंचेंगे और 1861 परिषद अधिनियम के माध्यम से ही शुरुआत, एक बिंदु कहां से मिलता है? इसी 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति या तत्कालीन वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में जब सदन का सत्र न चल रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और यह कितने दिनों तक के लिए मान्य होगा? यह अध्यादेश 6 माह तक ही वैध थे। ठीक है, आज भी ऐसी ही स्थिति है। तो इसके बाद इसी एक्ट के माध्यम से कुछ चीज और हैं। इसी एक्ट के माध्यम से बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसी एक्ट के माध्यम से बंबई, मद्रास और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 इसका आधार बना। ये जो उच्च न्यायालय बने, उच्च न्यायालय 1862 में बनते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्माण और ये क्रियान्वित 1862 में होते हैं। लेकिन इसका जो आधार बना, यह आधार बना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 बना। इसी के माध्यम से बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। एक चीज और भी ध्यान रखिए आप सभी लोग, यहां से कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर भारत में इसके पहले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी। किसके? द रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई थी। और यह प्रस्तावित 1773 में, लेकिन लागू हुआ 1774 में। यह सुप्रीम कोर्ट था, ध्यान दीजिएगा। क्या था? यह सुप्रीम कोर्ट था। और इस सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की नियुक्ति की गई थी। जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजाह इम्पे। और 3 जो अन्य लोग थे उसमें लिमेंस्टर, हाइड और चेम्बर्स थे। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय शुरुआत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में स्थापित हुआ था। वो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुआ था और 1774 में ये बने थे, एक्टिव हुए थे। ये सुप्रीम कोर्ट था। और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था कहां है? उच्च न्यायालय जो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में हुए, वो 1861 अधिनियम के माध्यम से ही बनाए गए थे। तो ये रहा आज आपका 1861 भारत परिषद अधिनियम के जो विशिष्ट तथ्य थे। और इसे एक बार आप सभी लोग और ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। यहां छिपे हुए जो तथ्य हैं वो आप सभी लोगों को समझने हैं। मैंने जैसा आप सभी लोगों को समझाया, बस एक बार इसका और भी रिवीजन कर लें। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से याद रखिए। इसमें सबसे मुख्य बात अध्यादेश जारी करने वाला, विभागीय प्रणाली, और साथ ही साथ यहां पर हमको एक चीज और देखना है। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को इस पॉइंट को बताना चाहूंगा। ये इसमें सदस्यों की जो संख्या है,
कानून निर्माण हेतु अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? वो 12 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी और आधे सरकारी। इनका मनोनयन कौन करता था? वायसराय ही करता था। इस बात को आप सभी लोगों को समझना होगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद।